ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। एक बहुत सीधा सवाल है प्रदीप जी, तुष्टीकरण के लिए रेल बजट में हमने देखा है अनावश्यक घोषणाएं बहुत ज़्यादा होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उससे रेलवे का नुकसान होता है, उससे बचना होगा गौड़ा साहब को। मनीष जी, पिछले ये दुर्भाग्य है देश का, पिछले कुछ सालों में कई रेल मंत्री बदले। जो भी रेल मंत्री आता है अपने क्षेत्र के हिसाब से नई घोषणाएं करता है, नई ट्रेन जिसकी ज़रूरत ना भी हो, बिल्कुल ना भी हो, सिर्फ अपने सर्वे ठीक से नहीं होता होगा, बस खुश करने के लिए आप सर्वे की घोषणा मैं कर बात दो। बताता हूँ कि पिछले साल, एक साल पहले रेल बजट में अलवर बांदीकुई जयपुर फुलेरा की एक ट्रेन की घोषणा हुई। मेवात दिल्ली गुड़गांव सोना नू फरीदपुर नगर झरका की नई रेल लाइन की घोषणा हुई, जिसका आज तक सर्वे भी नहीं हो पाया। ये पिछले रेल बजट की बात कर रहा हूँ मैं, 2013-2014 की। और यही है कि रोहिला रेवाड़ी अहमदाबाद रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन की घोषणा हुई, जिसका सर्वे शुरू नहीं हुआ अभी तक। साल भर जा चुका, रेल मंत्री बदल चुके। अब रेल मंत्री नए आए हैं, पुरानी घोषणाओं का क्या होगा ये कोई नहीं जानता, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। मेन तो ये है कि आके घोषणाएं होंगी, ये पता नहीं कि अगले साल वो रेल मंत्री, वही रेल मंत्री बजट पेश करेगा या कोई और रेल मंत्री आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घोषणाएं रह जाती हैं और सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं। नितेश जी, अवधारणात्मक गलतियों की हम बात करेंगे और सारी चीजें यहीं से आके जुड़ती हैं। बस तुष्टीकरण के लिए, किसी को खुश करने के लिए इलाके के मंत्री जी हैं, उस हिसाब से वोट सेट करना होता है। जो कॉन्सेप्ट होता है वही गड़बड़ हो जाता है। ऐसे में विकास, ऐसे में भलाई की बात तो हम भूल ही जाएं। देखिए मनीष, दो चीज़ें मैं मानता हूँ। अगर रेलवे को चलाना है, सही ढंग से चलाना है, लोगों के बेहतरी के लिए सोचना है, तो निश्चित तौर पर दो अहम चीज़ें मानी जाती हैं, वो है आय और खर्च। अगर इन दोनों में तरीके से तालमेल नहीं बिठाया गया तो मुनाफे की जो ये रेल है वो मुनाफे की रेल नहीं रह जाती है। और यही वजह है कि अभी तक की जो स्थितियां देखने को मिली है पुराने बजट के दौरान, वहाँ पर ये तालमेल गड़बड़ाया है। आप देखा जाए तो दो तरीके से मुनाफे को तब्दील किया जा सकता है, मुनाफे में रेल को। एक, या तो कि हम अपनी आय बढ़ा दें, दूसरी तरफ अगर आय नहीं बढ़ा सकते तो अपने खर्च को घटा दें। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें अगर आप देखें तो बड़ी ही विकट स्थिति रही है। आय बढ़ाने के चक्कर में हम किराए पर जोर दे देते हैं, किराया बढ़ाने पर जोर दे देते हैं कि किराया बढ़ा देंगे तो यूँ लगता है जैसे आय बढ़ गई, लेकिन वो सही मसला, सही राह नहीं दिखती। खर्च के लिहाज से अगर देखा जाए तो खर्च कई सारी चीज़ों में मुंह बाए खड़ी है। अगर सुरक्षा के मसले को ले लिया जाए, चाहे वो यात्री सुरक्षा हो या फिर तकनीकी सुरक्षा हो, दोनों ही लिहाज से एक मोटा खर्च वहाँ पर मुंह बाए खड़ा है। अगर साफ तौर पर देखा जाए तो अनिल काकोदकर कमेटी ने बहुत सारे सुझाव दिए थे हादसों को टालने के लिए। उन हादसों को टालने के लिए अभी तक वो तमाम उपायों पर कोई गौर नहीं किया गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस रेल बजट में शायद उनके जो सुझाव हैं उनको पूरा किया जाएगा। मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ये तो सिग्नल सिस्टम बेहतर बनाया जाएगा और इस तरह के जो तमाम चीज़ें हैं इसको काफ़ी प्रॉम्प्टनेस के साथ लागू किया जाएगा। लेकिन इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च, सालाना खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। अब वो 20,000 रुपये सालाना खर्च बढ़ेगा, यानी कि हमारे खर्चे में बढ़ोतरी। दूसरी तरफ अगर कटौती की बात हम करते हैं कि कुछ कटौती की जाएगी, तो निश्चित तौर पर यह दिखता है कि जो ऊर्जा का मतलब है, यानी कि जो ईंधन की खपत की हम बात करते हैं, वहाँ सोलर ऊर्जा या फिर जैव डीजल का इस्तेमाल किए जाने की कोशिश सीधा की जा जानना सकती चाहते हैं। ठीक है, ये आय और खर्च का हिसाब है जी। आय हम क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? आय बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन आय बढ़ाने के लिए आपके पास स्रोत क्या है इस पर ध्यान देना होगा। या तो आप यात्री किराए से आय ले सकते हैं, माल भाड़े से आय ले सकते हैं, और तीसरे विकल्प की ओर अगर हम जाएं तो वहाँ पर विज्ञापन है, पीपीपी मॉडल है। आप उसके जरिए जो अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो स्थान हो चाहे कोई और। जैसा कि पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे तो रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी इसका हवाला दिया था कि हम रेलवे की जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से करके और उससे एक इनकम पैदा करें, उसके किराए से। लेकिन वहाँ पर भी वो पूरा का पूरा मसला फेल्योर दिखा, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी वहाँ पर नजर आई। तो उन चीज़ों से उठ करके अगर तरीके से अगर ये काम किया जाए इस पर पूरी प्लानिंग के साथ, तो निश्चित तौर पर यहाँ इनकम बढ़ाया जा सकता है। कहाँ पे वही प्लानिंग, उमेश जी आप बताएंगे? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आज तक नहीं समझ में आई जी, कि आखिर घाटा क्यों हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, घाटा कब होता है? जब आपका प्रोडक्ट ना बिके। जी, आपने
प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन मार्केट नहीं मिल रहा। रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रेडीमेड मार्केट है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। यात्री ट्रैवल करना चाहते हैं, आप उनका टिकट कंफर्म नहीं करते। प्रोडक्ट की कमी है, क्या? प्रोडक्ट की कमी है। आप ज़्यादा डिब्बे क्यों नहीं लगाते? ट्रेन की स्पीड क्यों नहीं बढ़ाते? कंफर्ट क्यों नहीं देते? इसके अलावा माल भाड़े से जब आप बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर सकते हैं, लोग गुड्स अपना बाई रोड क्यों भेजते हैं, बाई ट्रेन क्यों नहीं भेजते? क्योंकि आप पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, आपने लोगों का भरोसा नहीं जीता। लोगों को उम्मीद ही नहीं है कि आपका सामान सही समय पर और सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, सही पहुंच जाएगा और बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएगा। ये अगर आप ये 3 चीजें पूरी कर दें तो लोग बाई रोड क्यों भेजेंगे? बिल्कुल। आप गुड्स ट्रेन की स्पीड बढ़ाइए। मुंबई अगर आपको सामान भेजना है तो क्यों 4 दिन लगते हैं भेजने में? क्यों नहीं अगले दिन ट्रेन पहुंच जाती है वहां पर? जब यात्री ट्रेन 17 घंटे में, 20 घंटे में, 22 घंटे में पहुंच जाती है, तो गुड्स ट्रेन क्यों नहीं पहुंच सकती? और लोग खुशी खुशी और जो पार्टी खुशी-खुशी होगी, वो भेजेंगे। खुशी खुशी भेजने में राजी होंगे। जी। पैसा ज्यादा लगेगा वो भी देंगे, आप लेकिन ये देखिए provide आपकी करें। आमदनी कैसे डबल ट्रिपल होती है। लेकिन इस तरह की योजना किसी ने बनाई नहीं। कुछ नहीं करना आपको, केवल ट्रेन की स्पीड बढ़ानी है, सही सलामत सामान पहुंचाना है, टाइम से सामान पहुंचाना है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ानी। दोनों बेहतर आप कर दीजिए। लोग ट्रकों से भेजने के बजाय बाई ट्रेन भेजना पसंद करेंगे, लेकिन आप वो कर नहीं पाए। जैसे अभी नीतीश जी ने जो आंकड़े दिए थे, जो मेजर इनकम है वो सामान ढुलाई से है, और सामान ढुलाई का सिस्टम अगर आप बेहतर करते तो यही आमदनी आपकी डबल हो जाएगी, आपको कहीं से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो नहीं कर पाए। ये मालगाड़ियां सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जी कमी हाँ, है, पॉलिसी फेलियोर है, पॉलिसी फेलियर है और कुछ जिस नहीं। कारण से ये तमाशा हमारे सामने है। अदरवाइज जिस तरीके का ढांचा हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम इतना मुनाफा कमाएं कि इस पे रिसर्च होने लगे, उस पे शोध होने लगे कि इतना पैसा कहां से आ रहा है इस पे। और कहानी कुछ यूं हो रही है प्रदीप जी कि दुकान पे आया, सारा सामान बिक भी गया और घाटे का घाटा बना रहा। क्योंकि जिस तरीके की भीड़ हम देखते हैं यात्रियों की, रिजर्वेशन की बात कर लें, महीना 1.5 महीने पहले से आप प्रयास कर लीजिए आपको कंफर्म टिकट मिल जाए, तो आज आप कुछ भी कह सकते हैं कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। मनीष जी, सबसे पहले अच्छी सुधार, पॉलिसियों में सुधार करने की आवश्यकता है। खाली बातों से काम नहीं चलेगा। दूसरा, पब्लिक का माइंडसेट वो भी बदलने की आवश्यकता है। रेल की प्रॉपर्टी, हर सवारी करने वाला, रेल में यात्रा करने वाला ये समझता है कि रेल की जो संपत्ति है वो हमारी अपनी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। आप देख लीजिए पंखे की हालत क्या होगी, आप देख लीजिए लाइटों की हालत क्या होगी। वो गंदगी फैलाने में लोग बहुत आगे हैं। बिल्कुल, वो माइंडसेट भी बदलना होगा। अभी मैं आपके चैनल पे ही देख रहा था कि जितने भी कॉमन मैन जो यात्री हैं वो सब कह रहे थे किराया नहीं बढ़ना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक तरफ एक सेगमेंट ऐसा है जो कहता है कि आप कितने भी किराया ले लीजिए, सुविधाएं होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक सेगमेंट ऐसा भी है जो चाहता है कि किराया ना बढ़े, किराया वही रहे, सुविधाएं बढ़ जाएं। लेकिन कड़वे कदम तो रेलवे को उठाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिसियों में सुधार की भी आवश्यकता है। उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करने की आवश्यकता है, उनसे ही रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए। पंक्चुअलिटी नाम की कोई ये चीज कोई- नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि ट्रेन कभी- कोई पूछने वाला नहीं है क्या कि किसी की कोई जो है जिम्मेदारी उमेश नहीं जी, है। एक माइंडसेट है। हाँ। कोई कभी नहीं पूछता कि ट्रेन टाइम पे आ गई, कितने घंटे लेट है। ये माइंडसेट है कि फलाना ट्रेन कितने घंटे लेट है। मैं इमरजेंसी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने वह दौर देखा है इमरजेंसी का जिसमें हर ट्रेन टाइम से चलती थी। हर ऑफिसर, क्लर्क, चपरासी, कोई ले लीजिए टाइम से ऑफिस पहुंचता था, पूरी ड्यूटी करता था, बसें टाइम से चलती थी, सब कुछ यही इंसान थे। कोई ऐसा नहीं था कि उनको इंपोर्ट किया गया था, ट्रेन चलाने वालों को इंपोर्ट किया था, यही ड्राइवर थे। पहले ट्रेन क्यों टाइम से चलती थी, अब क्यों नहीं टाइम से चलती हैं? जैसा कि मोदी 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 होता आ रहा है, मोदी ने आते ही रेल किराए में बढ़ोतरी कर दी, यात्री किराए में, माल भाड़े में भी बढ़ोतरी करी। अब की बारी क्या हम गैर पारंपरिक रेल बजट देख सकते हैं नीतीश? बिल्कुल एक गैर पारंपरिक बजट की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक ये है कि इस बार जो रोजगार की हम बात करें, इतने बड़े नेटवर्क की बात होती है,
तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार सृजित किए जा सकते हैं और उसका ऐलान किया जा सकता है इस रेल बजट में। तो अगर वहाँ पर ये चीज़ें निकलती हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक फ़ायदे की स्थिति दिखेगी रोज़गार के लिहाज से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए खाने पीने पर भी जोर हो सकता है। वैसी स्थिति में अगर बेहतर ब्रांडेड कंपनियां उसमें आती हैं तो निश्चित तौर पे एक सुधार की स्थिति वहां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, अगर बुलेट ट्रेन आते हैं तो एक तीव्र गति की ट्रेन की जो ज़रूरत अभी महसूस की जा रही है उसकी ज़रूरत, और इसके साथ साथ अगर पंक्चुअलिटी पर ध्यान दिया गया तो ये दोनों चीज़ें बेहतर तरीके से सामने आ सकती है और उसका एक बेहतर परिणाम दिख सकता है। अब की का जो बजट होगा वो बेहतर तभी हो सकता है जब उसमें आधुनिकीकरण पे जोर दिया जाए। हर मॉडल में, हर विभाग में जो सब ढांचे हैं उन सब के अंदर आपको आधुनिकीकरण पे ध्यान देना होगा, प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि उसके बिना तो किसी तरह से आप सुधार की उम्मीद कर ही नहीं सकते। जैसे कई वर्षों से सुनता आ रहा हूं एंटी कोलिजन डिवाइसेस की बात, या जो ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम है जी, वो आज तक नहीं लगे हैं। वो क्यों नहीं लग पाए? ट्रेनों में सुरक्षा देने के लिए ये दोनों डिवाइसेस बहुत ज़रूरी हैं, तो इसकी के प्रति लापरवाही क्यों है? ट्रेन्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है? ट्रेन्स में सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं है? ट्रेन्स में सीनियर सिटीजन्स के उतरने के लिए सुविधाजनक जो है साधन क्यों नहीं है? एस्केलेटर्स क्यों नहीं है? आपका अगर टिकट आपने रिजर्व करवाया तो एसएमएस पर आपका स्टेटस क्यों नहीं बताया जाता है? ये सारे जो है ना छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत मायने रखती हैं। तो ये सुविधा देने वाली चीजें हैं जिनकी कोई भी व्यक्ति, कोई भी यात्री अपेक्षा करता है कि हमें इस तरह की सुविधा मिले। और ट्रेन में जाने के बाद सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। केवल सामान चोरी की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कभी भी डैकोइटी हो सकती है, नक्सलियों का हमला हो सकता है, फिश प्लेट निकाली जा सकती है, ट्रेन डिरेलमेंट हो सकती है। इस तरह की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। तो यात्री जब घर से निकले तो उसको ये लगे कि मैं सुरक्षित जगह पर जा रहा हूं और मेरी यात्रा बिल्कुल सुरक्षित होगी, मैं सही सलामत अपने घर पहुंचूंगा। लेकिन अब तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं करता यात्री। जी बिल्कुल। और सुविधाओं की बात जूस की जैसी हो रही है, लेकिन जूस को निकालने के लिए पहले मशीन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम ये सारी बातें सोच सकते हैं। समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल ने रेल बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, उनकी क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं। रेल बजट से तो अभी उम्मीद क्या करनी है? रेल बजट में तो उन्होंने किराया पहले ही बढ़ा दिया है, अब क्या उनसे उम्मीद करनी है? अगर उससे कम भी करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि रेल के लिए मोदी सरकार ऐसा कुछ काम करे जिससे कि जो आम नागरिक जो सफ़र करता है उसका सफ़र आसान हो, उसको सुरक्षा मिले और जो ट्रेनें हैं वो हर मौसम में समय पर चल सकें, प्लेटफॉर्म की स्थिति ठीक हो। अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तो हम उसकी सराहना करेंगे। किराया बढ़ाने को लेकर अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो वो डर दिखा रही हैं कि किराया बढ़ गया है, लेकिन वो डर किनारे रख सकते हैं नरेंद्र मोदी या सदानंद गौड़ा जब उस किराया बढ़ाने को जस्टिफाई कर दें। नितेश जी, देखिए साफ तौर पर दिखता है कि अगर रेल किराया बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग जो यात्री हैं वो उसका जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि उनके लिहाज से लगता है कि उनकी जेब ढीली हो रही है तो उन्हें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पा रही हैं उनकी वो दुहाई देते हैं, और यही वजह है कि अच्छे दिन और बुरे दिन की तुलना भी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सियासत और सियासत की परख शुरू हो जाती है। साथ साथ देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच में क्या तालमेल बिठाते हैं सदानंद गौड़ा साहब, और किस तरीके से इस बार सुविधाओं की घोषणा करते हैं और ये दिखाते हैं कि नहीं, आपके जेब से जो बोझ डाला गया आपकी जेब पर वो और सुविधाओं का जो बोझ है वो दोनों बराबर बैठे। किराए बढ़ाने को लेकर अगर हर जगह यही आवाज उठ रही है कि किराया बढ़ाना गलत है, लेकिन उस किराए बढ़ाने के साथ अगर आप सुविधाएं देकर वहां पे न्याय करते हो तो चीजें संतुलित हो सकती हैं।
बिल्कुल उसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये संतुलन बहुत जरूरी है अगर उस लिहाज से देखा जाए तो। और साथ ही साथ जो क्रांतिकारी कदम की बात आपने कही थी, मैं साथ साथ ये मानता हूँ कि इसके साथ वो क्रांतिकारी कदम भी उठाने की जरूरत है ताकि जो रेवेन्यू मॉडल है रेल का वो सुधरे, वो बेहतर हो। मनीष, चलिए अब आखिर में हम एक स्वरूप जान लेते हैं आप लोगों से कि कैसा रेल बजट आ रहा है कल, आपकी नज़र में वो स्वरूप कैसा है? प्रदीप जी। मनीष जी, सब जो रेल बजट है, लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी हैं। वो इसलिए ज़्यादा उम्मीदें इसलिए जुड़ी हैं कि तुरंत जो इससे पहले किराया बढ़ाया गया था, उसके लोग ये उसके फलस्वरूप ये देख रहे हैं कि शायद इसमें बहुत कुछ सुधार की घोषणाएं होंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो रेल बजट की जो किराए की जो प्रतिक्रिया है वो बाद में देखने को मिलेगी। नितेश जी, आपके हिसाब से एक आदर्श रेल बजट क्या है कल? देखिए, एक व्यवहारिक रेल बजट की उम्मीद मैं कर रहा हूं कि जिस तरीके से पहले रेल किराया बढ़ाया गया है, उसके बाद अब इस बार सुविधाओं की एक रेल दिख सकती है यहाँ पर। और सुविधाओं की रेल जो दिखेगी उसमें काफ़ी कुछ संभव नज़र आता दिख रहा है मुझे। हालांकि दिक्कत ये है कि उसके रेवेन्यू और खर्च का जो तालमेल है वो कैसे बिठाती है सरकार, ये सबसे ज़्यादा अहम होगा यहाँ पर। व्यवहारिक शब्द को अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर दिया जाता है उमेश जी। ऐसे में मैं आइडियल रेल बजट की बात कर रहा हूं, जैसे कि जितनी चर्चाएं हो रही हैं, जितनी शंकाएं हैं, वो धीरे धीरे आगे चल के ही दूर हो। हम एकदम से परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस बार रेल बजट में बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं है लोगों की। उत्सुकता इसलिए होती है हर बार रेल बजट में कि किराया कितना बढ़ेगा, माल भाड़ा कितना बढ़ेगा। तो यहाँ रेल बजट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और हमेशा दो हिस्सों में होता है कि जनता से हम क्या ले रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं। तो हम क्या ले रहे हैं वो हिस्सा पहले जा चुका है। जी हाँ, उसकी घोषणा हो चुकी है कि हम माल भाड़ा के रूप में ये लेंगे और यात्री भाड़े के रूप में आपसे ये लेंगे। तो एक हिस्सा उसका खत्म हो गया। अब उसके बदले में क्या देना है ये आना है कल। उसमें मोदी ये प्रयास करेगा कि अभी तक आप इस बात को लेकर के आलोचना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमसे ये ले लिया, ये ले लिया। अब आप ये देखिए मैं सुविधाएं क्या दे रहा हूं आपको जी हाँ, बदले में। तो लोगों की आवाज तभी रुक सकती है माल भाड़े को लेकर के, उनकी आलोचना तभी बंद हो सकती है जब वो बदले में कुछ ज्यादा सुविधाएं देंगे। और आधुनिकीकरण, जैसे अभी आपने कहा कि आधुनिकीकरण की ओर ज्यादा वो ध्यान देंगे। आज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जब शुरू करेंगे तो आने वाले 8-10 साल बाद उसका असर दिखाई देगा। लोग तुरंत रिमार्क नहीं दे सकते ना, लोगों को वक्त लगेगा कि भाई आपने ले लिया है। हाँ। अब जो आप घोषणाओं की बात नहीं करेंगे, लोग इस झांसे में बहुत आ गए। हाँ, तो अब यह है सुविधाएं क्या मिलेंगी लोगों को, यात्रा के दौरान उनको सुरक्षा कैसी मिलेगी, इस बात पर लोगों की उत्सुकता जरूर बनी हुई है। बाकी यह है कि किराए के रूप में उनकी जेब से क्या निकलेगा, यह उत्सुकता उनकी खत्म हो चुकी है क्योंकि पहले उसकी घोषणा हो चुकी है। लेकिन मोदी लोगों की आलोचना रोकने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए सुविधाएं जरूर देगा। उसकी घोषणा की जाएगी। उसकी घोषणा की जाएगी। और घोषणा करने का मतलब यह है कि वो मुहैया भी कराई जाएंगी, उनको पूरा भी किया जाएगा। इंतजार करते हैं जी। कल तक का। बहुत शुक्रिया आपका उमेश जोशी जी, हमारे साथ जुड़े आप। नितेश सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़े आप। प्रदीप नरूला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल रहे। तो कल हमें इंतजार करना है कि आखिर हमारे सामने रेल बजट कैसा आता है। रेल बजट अब तक हमारे सामने जो प्रस्तुत होता रहा है, जो पेश किया जाता रहा है, वो लोगों को खुश करने वाला रहा है, खुश करने की खुशफहमी में लाने वाला बजट रहा है। असल खुशी किसी भी रेल बजट ने नहीं दी है। अब की बारी क्या वैसा ही होगा जैसा होता आ रहा है, या अब की बारी कुछ अलग होने जा रहा है? इंतजार कर लेते हैं। नमस्कार।